आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है सिग्मा बंधन एवं पाई बंधन। आपको बता दें कि अति व्यापन के आधार पर अगर सहसंयोजक का अध्ययन करें तो सहसंयोजक बंधन दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन। आप सभी स्टूडेंट को ये बता दें कि अति व्यापन क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। अगर आप जान गए कि अति व्यापन क्या होता है तो आप बहुत आराम से सिग्मा बंधन और पाई बंधन के डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट को बिना मेहनत के याद रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग का 10 मिनट का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान बनाकर रखेंगे। कुछ हम बेसिक जानकारी देते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल का आकार अगर नहीं पढ़ा है कभी तो उसको भी हम यहाँ थोड़ा बेसिक जानकारी देते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से बताया जाए, उपकक्ष कौन कौन होता है? एस पी डी एफ। एस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में, डी में, एफ में। अब एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, तो ये है ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की संख्या। जरा ध्यान दिया जाए, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम जो चीज बात करने जा रहे हैं वो आकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। आकार, जैसे एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार। ये एस ऑर्बिटल का आकार है, ये एस ऑर्बिटल का आकार है। पी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो डम्बेल, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल, 2 डमरू के जैसा, और एफ का कॉम्प्लेक्स। तो जो स्टूडेंट इधर बीच क्लास ज्वाइन किए हैं या फिर एब्सेंट किए थे उस दिन, जान लीजिए कि एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल और एफ का कॉम्प्लेक्स होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब आप अतिव्यापन पढ़ने जा रहे हैं कि अतिव्यापन क्या है। पहले खूब बढ़िया से हम आपको अतिव्यापन समझाने जा रहे हैं, और जैसे ही अतिव्यापन समझ में आ जाएगा तुरंत 5 मिनट के अंदर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का सारा डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। लेकिन पहले ये जानना है कि अतिव्यापन क्या है और कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये किस चीज से संबंधित है। तो देखिए, 2 परमाणविक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही अतिव्यापन है। द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 परमाणविक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही अतिव्यापन है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये जो देख रहे हैं ये एसएस अतिव्यापन है। यहां पर देखा जाए ये जो अतिव्यापन है, ये एसपी अतिव्यापन है, और ये जो देखने जा रहे हैं ये है पीपी अतिव्यापन। मतलब 2 परमाणविक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही अतिव्यापन है। अब ये अतिव्यापन का नाम कैसे पड़ता है देखने का जरूरत है। आप ही बताइए, यहाँ कौन भाग लिया? एस, और कौन भाग लिया? एस, तो इसका नाम पड़ा एसएस अतिव्यापन। यहाँ भाग लिया पी का ऑर्बिटल, यहाँ भाग लिया एस का, यानी एसपी अतिव्यापन, एस और पी के बीच का अतिव्यापन। यहाँ पर पी और पी। अब पीपी अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैखिक, एक होता है समानांतर। जब एक अक्ष में आकर अतिव्यापन करेगा तो ये रैखिक अतिव्यापन होगा। लेकिन जब इस तरह से अतिव्यापन करेगा, तो इसको हम समानांतर अतिव्यापन नाम देते हैं। समानांतर अतिव्यापन, भुजा से भुजा वाला अतिव्यापन। तो पीपी अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है। अब सवाल उठता है कि सब क्या है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो हम दिखाने जा रहे हैं कि आप अपने हाथ से बना चुके हैं, बशर्ते कि आप ध्यान नहीं दिए कि ये कहाँ आया था। बस वहाँ पर सिंपल नॉलेज था तो उतना ही से काम चला लिए। लेकिन अब देखिए, आपके सामने से आकर ये जा चुका है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का निर्माण, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का निर्माण। जैसे अभी हम बताने जा रहे हैं
एसएस अतिव्यापन क्या है और कहां देखने के लिए मिलेगा? तो एसएस अतिव्यापन, एसएस ओवरलैप, H2 अणु के निर्माण में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख सकते हैं एसएस अतिव्यापन कैसे होता है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बता दीजिए। 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का बताइए। अब आप लोग का नॉलेज कहां तक था कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन लाता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन लाता था, साझेदारी करता था, बॉन्ड बनता था। कभी आप सोचे नहीं ये बॉन्ड बना कैसे? बस एक एक इलेक्ट्रॉन लाया, साझेदारी किया, बॉन्ड बन गया। ये थ्योरी के दुनिया का सोच है, वास्तव में होता कैसे है अब सीखिए। H2 में 2 H है, दोनों H का 1s1 ऑर्बिटल डिजाइन नहीं, उसका अपना आकार, और उसका अपना आकार देखिए। एक हाइड्रोजन का 1s1, ये 1s1। अब ये इसी तरह गोल नहीं घेरे हैं, इसका आकार गोलाकार होता है। दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। ये एक हाइड्रोजन का 1s1 है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है, और इस दोनों का अतिव्यापन यहाँ होगा। आंशिक रूप से मिलने वाला जो प्रोसेस है वो होगा। और ये देखिए दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ला दिया, और जब अतिव्यापन होगा तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा और एक ये एक हाइड्रोजन का 1s1 है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है। ये डिजाइन हम नहीं बनाया है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन लाया और साझेदारी किया। यहाँ 1s अपना पूरा इलेक्ट्रॉन उठाकर लेकर आया है, और 1s ये दूसरा हाइड्रोजन का लेकर आया है, और सामने अतिव्यापन हुआ। आप ही बताइए अतिव्यापन किसके किसके बीच हुआ? तो जब एक परमाणु का s ऑर्बिटल, जो बोलेंगे एक एक शब्द दिखेगा, जब एक परमाणु का s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के s ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बंधन का निर्माण होता है, और इस प्रकार का अतिव्यापन एसएस अतिव्यापन कहलाता है। जैसे जैसे देखिएगा आगे वैसे वैसे आपका दिमाग एक्टिव मोड में आता जाएगा। एसपी अतिव्यापन, एसपी ओवरलैप कहाँ देखने के लिए मिलेगा? HCl अणु में H का सभी स्टूडेंट जान गए 1s1, Cl 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। और आप लोग का नॉलेज इतना बढ़ चुका है कि आप सभी स्टूडेंट इस p को कैसे भरते हैं जरा बता दीजिए। पहले एक एक करके भरते हैं, एक एक करके, और तब उसके बाद जोड़ा लगता है। तो ये देखिए जोड़ा लग गया, हो गया। अब आपके पास इतना नॉलेज धीरे धीरे हो गया है कि आप बता सकते हैं कि 3p में भी 3px है, ये 3py है, और ये 3p। अब ये भी बता सकते हैं कि x में कितना है, 3py में कितना है, 3pz में कितना है। तो आपके पास अब इतना नॉलेज हो गया कि अब 3p5 के जगह 3p5 के जगह यहाँ से 3px2, 3py2, 3pz1। अब हम आपसे बार बार पूछेंगे कि कौन से p ऑर्बिटल में अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। पूरा गेम खेल लिया आज, लास्ट राउंड में पहुंच गया तू। अच्छा पत्र बहुत बढ़िया आंगनबाड़ी से पढ़ के रहा तू। पढ़ाई होता तो तू लिखत रह, जब हम लिखवाएं तो तू पढ़ब। देखिए कौन से p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है? 3px में, 3py में, 3pz में। तो एक लाइन में नियम सुन लीजिएगा, तब आगे प्रोसेस शुरू होगा। वही परमाणु का ऑर्बिटल बॉन्ड का निर्माण में भाग लेगा, वही परमाणु का ऑर्बिटल बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है
जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का होता है, आप लोग के भाषा में बिना जोड़ा का होता है, तो बिना जोड़ा का कौन सा पी ऑर्बिटल है? 3pz। आप लोग के भाषा में लास्ट वाला में यानी कि 3pz। इसका भी आकार डम्बेल, इसका भी आकार डम्बेल और इसका भी आकार तो 3pz अनपेयर्ड है, इसको जोड़ा लगाना है। तो जिसको जरूरत है वही उठकर आएगा, यही नियम है। तो यहाँ पर पहले H का S ऑर्बिटल आएगा, S का H ऑर्बिट, S मतलब H का S ऑर्बिटल देख लीजिए, यहाँ पर H का S ऑर्बिटल आ गया और ये 1s1 है, किसका है? हाइड्रोजन का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर। अब क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? फिर से वही आएगा जो बिना जोड़ा का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल आ रहा है अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, इसका नाम है 3pz और किसका है? तो क्लोरीन का है, अति व्यापन के लिए तैयार है। तो ये है H का S ऑर्बिटल और ये है क्लोरीन का p ऑर्बिटल। ये 1s है और ये 3pz है, दोनों के बीच अति व्यापन हुआ, जोड़ा लग गया। इसी को आप लोग कितना आराम से ऐसे बनाते थे, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाया, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लाया, साझेदारी किया, बॉन्ड बन गया, इतना आराम से एकदम फटाफट बना देते थे। लेकिन इसको आपस में साझेदारी करने के लिए भी इतना कुछ करना हो, हाइड्रोजन का ये साझेदारी दिखाने के लिए इतना मेहनत किया गया। एक हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लाया, क्लोरीन अपना 3pz लाया, दोनों के बीच अति व्यापन हुआ, अब जाकर बॉन्ड बना। तो जब एक परमाणु का s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के p ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अति व्यापन करता है, तो इस प्रकार का अति व्यापन sp अति व्यापन कहलाता है और इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। और अब बात कर रहे हैं pp रैखिक अति व्यापन का। धीरे धीरे आपका पढ़ाई आगे बढ़ रहा है, अपना समझ, अपना ध्यान लगाए रखिए। pp रैखिक अति व्यापन, कहाँ देखने के लिए मिलेगा pp रैखिक अति व्यापन? Cl2 में, F2 में। तो देख लीजिए Cl2 अणु में कैसे दिखेगा। तो Cl का परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। पढ़ना है सिग्मा बंधन पाई बंधन और पढ़ रहे हैं हम लोग अति व्यापन, और समझ में आ जाएगा सिग्मा बंधन और पाई बंधन। जिस तरह से कैरम बोर्ड खेलते हैं, सामने वाला इधर वाला गोटी को मारना होता है तो सामने वाले गोटी को मारते हैं, तो पता चलता है कि वो चला गया। तो वैसे ही पढ़ाई का ये दूसरा टेक्निक है कि इस पढ़ाई का संबंध अति व्यापन से है, क्योंकि अति व्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंधन का प्रकार आप पढ़ रहे हैं। तो आप अति व्यापन ही समझ लीजिए ना, तो आ जाएगा समझ में सिग्मा बंधन और पाई बंधन। जब अति व्यापन ही नहीं समझे कि होता क्या है, तो सिग्मा बंधन पाई बंधन बहुत दूर रह जाएगा। अब देखिए Cl2 में कैसे अति व्यापन होता है। आप लोगों के पास इतना समझ हो गया है कि 3p5 के जगह पर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो समझ सकते हैं कि इस क्लोरीन, इसमें Cl2 में कितने क्लोरीन है? Cl2 में कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन एटम है। दोनों क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाला है? 3pz। इस 3pz का भी आकार डम्बेल और उसका भी डम्बेल। तो ये रहा पहले क्लोरीन का 3pz, ये पहले क्लोरीन का, ये दूसरे क्लोरीन का 3pz, और अब दोनों के बीच अति व्यापन।
3pZ के बीच अतिव्यापन ये हुआ है और क्लोरीन के बीच सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया है, क्योंकि रैखिक अतिव्यापन है। जब जब रैखिक अतिव्यापन एक अक्ष में आकर अतिव्यापन होगा तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सीध में अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जहां समानांतर अतिव्यापन होगा तो वहां पाई बॉन्ड बनेगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप पढ़ रहे हैं पीपी अतिव्यापन क्या है। जब एक परमाणु का पी ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के पी ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है, तो इस प्रकार का अतिव्यापन पीपी रैखिक अतिव्यापन कहलाता है और इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। अब जो सबसे ज्यादा समझने वाला है अब आपके सामने आने जा रहा है। आने से पहले थोड़ा आप लोग को दिखा दे अतिव्यापन क्या है। दो परमाणुविक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना। क्या आप लोग देख पाए कि ऐसा अतिव्यापन कैसे होता है, कहाँ होता है? H2 में देखने के लिए मिला, HCl में देखने के लिए मिला, Cl2 में देखने के लिए मिला। अब ऐसा अतिव्यापन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो बस आ रहा है पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन। ये क्या है? जब एक परमाणु का पी ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के पी ऑर्बिटल से भुजा से भुजा या पार्श्वबद्ध अतिव्यापन, पार्श्वबद्ध आप लोग की भाषा में समानांतर अतिव्यापन करता है, तो इस प्रकार का अतिव्यापन पीपी लैटरल ओवरलैप, पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह का अतिव्यापन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो इस तरह का अतिव्यापन N2 अणु के निर्माण में मिलेगा, जिसको आप क्या करते थे कि नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 को क्या समझ सकते हैं? है क्षमता समझने का? 2p3 को लिख सकते हैं ऐसे? नहीं समझ सकते हैं? तो अभी हम कब से बोल रहे हैं कि वही परमाणु का ऑर्बिटल बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का होता है। पता करके बताइए कितना ऑर्बिटल के पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है? तीनों उठकर आ जाएगा भाग लेने, और तीनों उठकर आएगा ही आएगा। और ऐसा नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन का आएगा। पहले नाइट्रोजन का आने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग इससे पहले नाइट्रोजन के बारे में क्या जानते थे? एक नाइट्रोजन अपना 5 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लाया, साझेदारी किया, बॉन्ड बन गया। बस इतना ही भर नॉलेज था। कभी जाने नहीं कि ये तीनों बॉन्ड कैसे बनता है। आज जानिए ये तीनों बॉन्ड कैसे बनता है। वो थ्योरी के दुनिया का चीज था, वास्तविक चीज नहीं था। वास्तविक चीज ये है जो पढ़ने जा रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन का ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ 2p3 है। 2p3 को आप ऐसे भरते हैं, ये 2px1 है, 2py1 है, 2pz1। तो तीनों इलेक्ट्रॉन उठकर आएगा। 2px वाला भी, 2py वाला भी और 2pz वाला भी। तो तैयार हो जाइए। अब इसको समझने के लिए देख लीजिए। ये पहले नाइट्रोजन का 2px, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2px, ये पहले नाइट्रोजन का 2pz, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2pz, ये पहले नाइट्रोजन का 2py, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2py।
चलिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ये है 2px, ये है 2py, ये है 2p। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये है एक नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz। अब आइए दूसरे नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल। ये है 2px, 2py, 2pz। दोनों नाइट्रोजन का 3-3 p ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आ चुका है। अब अतिव्यापन होना है। याद रखिएगा, जब भी अतिव्यापन पार्श्वबद्ध होगा तो एक रैखिक अतिव्यापन जरूर होगा, एक अच्छी अतिव्यापन जरूर होगा। देख लीजिए सामने आ चुका है और ये सामने ये दोनों येलो कलर वाला 2px वाला जब अतिव्यापन करेगा तो निश्चित तौर पर अच्छी अतिव्यापन करेगा, अच्छी अतिव्यापन करेगा। ये अच्छी अतिव्यापन किया, लेकिन बाकी दोनों जो है पार्श्वबद्ध अतिव्यापन करेगा, भुजा से भुजा अतिव्यापन करेगा, जो हम बोर्ड पर नहीं दिखा सकते हैं। बोर्ड पर केवल हम कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा 2py वाला भी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन होगा, जो आप देख सकते हैं। एक सीधा एक उल्टा। अतिव्यापन करते समय दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन चक्रण अपोजिट होगा और ऐसे जब अलग अलग रहेगा तो सेम होगा। और अब अतिव्यापन आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि अतिव्यापन कैसे कैसे होता है। ये देखिए, ये 2pz का अतिव्यापन है और ये जो अतिव्यापन है ये 2py का अतिव्यापन है। ये अतिव्यापन ऊपर से भी दिखा सकते हैं और नीचे से भी दिखा सकते हैं इसका, और उसी तरह इसका भी। ठीक है, तो यहां पर बता दें जल्दी से। ये है एक नाइट्रोजन एटम, ये है दूसरा नाइट्रोजन एटम। एक रैखिक अतिव्यापन हुआ और दो समानांतर अतिव्यापन हुआ। ये वाला रैखिक अतिव्यापन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि समानांतर अतिव्यापन किया है। ये समानांतर दिख रहा है आप लोग को। ये दोनों ग्रीन वाला समानांतर है और व्हाइट वाला समानांतर है, मतलब 2py वाला और 2pz वाला। अब परिभाषा सुनिए। जब एक परमाणु का p ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के p ऑर्बिटल से भुजा या पार्श्वबद्ध अतिव्यापन करता है तो इसके फलस्वरूप पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और पाई बॉन्ड का निर्माण सिर्फ एक प्रकार का अतिव्यापन से होता है और उस अतिव्यापन का नाम होता है पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन। तो पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन क्या है? जब एक परमाणु का p ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के p ऑर्बिटल से भुजा या पार्श्वबद्ध अतिव्यापन करता है तो ये पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन होता है। तो अभी तक हम जो भी आप लोग को समझाएं सिर्फ अतिव्यापन के बारे में समझाएं, और एक बार और संक्षेप में 1 मिनट में, जब दो परमाणुविक ऑर्बिटल आंशिक रूप से मिलते हैं तो इसी को ही अतिव्यापन कहा जाता है। आंशिक रूप से आ रहा है कंप्लीट मिक्सिंग, पूर्ण रूप से मिलना, जिसका नाम है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। कंप्लीट मिक्सिंग ये पार्शियल मिक्सिंग है।
तो जब दो परमाणुविक ऑर्बिटल आंशिक रूप से मिलते हैं तो वहां उस प्रक्रम को अतिव्यापन कहते हैं। और यह अतिव्यापन जो होता है दो तरह का होता है, एक रैखिक अतिव्यापन और एक समानांतर अतिव्यापन। ये सभी अतिव्यापन रैखिक अतिव्यापन है, एसएस अतिव्यापन, एसपी और पीपी। लेकिन ये वाला पीपी समानांतर अतिव्यापन, ये समानांतर अतिव्यापन है। ये कहाँ देखने के मिला? H2 में, ये HCl में, ये Cl2 में। ये कहाँ देखने के मिला? N2 में, O2 में मिलेगा। अब आप पूरी तरह से आज का क्लास करने के लायक हो गए हैं। अभी हम कब से बेस ही तैयार कर रहे थे। अब देखिएगा एक एक शब्द पढ़ते पढ़ते फिगर आपके दिमाग में आएगा और सामने दिखेगा। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंधन का प्रकार, दो प्रकार का सहसंयोजक बंधन होता है, एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन। सवाल उठता है कि अतिव्यापन क्या है? दो परमाणुविक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही अतिव्यापन है। जब जब रैखिक अतिव्यापन होता है तब तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब जब समानांतर अतिव्यापन होता है तब तब पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बंधन क्या है? वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुविक ऑर्बिटल के रैखिक या अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है, सिग्मा बंधन कहलाता है। सिग्मा बंधन एक मजबूत बंधन है और यह कम अभिक्रियाशील है। क्यों सिग्मा बंधन मजबूत बंधन है? समझ सकते हैं। जब एक अक्ष में आकर अतिव्यापन होता है तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड के निर्माण में ऑर्बिटल भाग लेता है, तो बॉन्ड में मजबूती आता है। तो ये अक्षीय अतिव्यापन के कारण ही संभव होता है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट बहुत सारा एग्जाम्पल देखे कि जब जब अक्षीय अतिव्यापन हम बोल रहे हैं कि जब जब होता है तो ये ज्यादा से ज्यादा पार्ट ऑर्बिटल का एक दूसरे में से भाग लेता है, इसलिए ये एक मजबूत बंधन होता है। और पाई बंधन एक कमजोर होता है, क्योंकि पाई बंधन में कम ऑर्बिटल का भाग अतिव्यापन में भाग लेता है। उसके बाद ये कम अभिक्रियाशील क्यों होता है सिग्मा बंधन? पाई बंधन अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? तो जो जल्दी टूटता है वो अधिक अभिक्रियाशील, जल्दी वही टूटेगा जो कमजोर होगा, और जो मजबूत होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो अधिक मजबूत होने के कारण बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, रिएक्शन होता नहीं, इसलिए कम अभिक्रियाशील होता है। कौन? सिग्मा बॉन्ड। और कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? सिग्मा बंधन का निर्माण तीन तरह के अतिव्यापन से होता है। ये तीन तरह का अतिव्यापन कौन कौन सा है? तो एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी रैखिक अतिव्यापन। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है, जिसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जिसके माध्यम से कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया किसी कोने से आप पढ़ सकते हैं। देखा जाए एसएस अतिव्यापन क्या है, एसपी अतिव्यापन क्या है, पीपी रैखिक अतिव्यापन क्या है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। एसएस अतिव्यापन जो बोले अब दिखेगा, जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है। ये देखिए एक परमाणु का एस ऑर्बिटल, लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है, दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है। ठीक है, रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है। रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है, तो इस प्रकार का अतिव्यापन एसएस अतिव्यापन कहलाता है, और इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। जैसे इस हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लाया, इस हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों आकर यहाँ अतिव्यापन किया, तो बॉन्ड बना किसके किसके बीच? एच और एच के बीच। और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये साइन सिग्मा बॉन्ड का है। और इस प्रकार का अतिव्यापन एसएस अतिव्यापन क्यों कहलाता है? क्योंकि दोनों परमाणु का कौन कौन ऑर्बिटल भाग लिया? एस एस। एसपी अतिव्यापन, जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु का पी ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अतिव्यापन करता है, तो इस प्रकार का अतिव्यापन एसपी अतिव्यापन कहलाता है, और इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। क्यों सिग्मा बंधन बनता है? क्योंकि देखिए बढ़िया से, एक अक्ष में आकर अतिव्यापन कर रहा है, एक अक्ष में आकर अतिव्यापन हो रहा है। यहां पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। ये हाइड्रोजन का 1s1 है और ये क्लोरीन का 3pZ है, और अतिव्यापन होगा तो इस तरह से यहाँ H और Cl के बीच बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा अतिव्यापन होगा? क्यों sp अतिव्यापन नाम पड़ेगा? क्योंकि एक परमाणु का s ऑर्बिटल भाग लिया है तो दूसरे परमाणु का
पीपी रैखिक अधिव्यापन। जब एक परमाणु का पी ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के पी ऑर्बिटल से रैखिक रूप से अधिव्यापन करता है तो इस प्रकार का अधिव्यापन पीपी रैखिक अधिव्यापन कहलाता है और इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो Cl2 में, Cl2 अणु में ये देखने के लिए मिलेगा, Cl2 अणु का निर्माण। तो एक Cl का यहाँ देख सकते हैं 3pZ है, जिसको आप समझ सकते हैं कि इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3px2 3py2 3p। तो यही 3pZ दोनों का 3pZ बारी बारी से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। 3pZ यह है एक क्लोरीन का, यह है दूसरे क्लोरीन का, और इस तरह से 3pZ में अच्छी अतिव्यापन होगा और अच्छी अतिव्यापन से यहाँ Cl और Cl के बीच सिग्मा बंधन का निर्माण होगा और इस प्रकार का अधिव्यापन पीपी रैखिक अधिव्यापन कहलाए। अब चलते हैं पाई बंधन। वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणु ऑर्बिटल के भुजा से भुजा और पार्श्वबद्ध और आप लोग के भाषा में समानांतर अधिव्यापन के फलस्वरूप होता है पाई बंधन कहलाता है। पाई बंधन का निर्माण केवल एक प्रकार का अधिव्यापन पीपी पार्श्वबद्ध से होता है। पाई बंधन एक कमजोर बंधन है, पाई बंधन अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो देखा जाए पीपी पार्श्वबद्ध अधिव्यापन, जब एक परमाणु का पी ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के पी ऑर्बिटल से भुजा या पार्श्वबद्ध अधिव्यापन करता है तो इस प्रकार के अधिव्यापन को पीपी पार्श्वबद्ध अधिव्यापन कहते हैं और इसके फलस्वरूप पाई बंधन का निर्माण होता है। तो देखा जाए कहाँ ये देखने के लिए मिलेगा? N2 अणु का निर्माण। N2 अणु में कितने नाइट्रोजन है? ठीक है, दोनों नाइट्रोजन का बारी बारी से 2p3 ऑर्बिटल भाग लेने आएगा। 2p3 ऑर्बिटल भाग लेने आएगा दोनों नाइट्रोजन का। एक नाइट्रोजन का 2px 2py 2pz, दूसरे नाइट्रोजन का 2px 2py 2pz। रैखिक अधिव्यापन बता सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, अगर अच्छे से समझे तो बताइए कौन सा ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल रैखिक अधिव्यापन कर रहा है? 2px। कौन कौन सा पार्श्वबद्ध भुजा से भुजा अधिव्यापन कर रहा है? 2py 2pz। कौन सिग्मा बंधन बनाएगा? 2px। कौन पाई बंधन बनाएगा? समझ में रहा है? तो आप जो इसको अलग अलग देख रहे हैं वास्तव में होता यह है कि जब 2px का दो ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने इस तरह से आके अधिव्यापन करेगा तो इस p का भी जो 2pz देख रहे हैं अलग नहीं रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कलरफुल फिगर है, वहां पर दोनों को टच कराते हुए 3D फिगर बनाया है। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हम आपको दिखा दें या अभी तुरंत दिखा दें ये कैसे एक दूसरे को टच करता है। ये इसको टच करता है और ये इसको, लेकिन भुजा से भुजा अतिव्यापन होता है। तो इस तरह से N2 अणु का निर्माण हुआ और ये था क्लास सिग्मा बंधन और पाई बंधन का, जिसमें आपने साथ साथ अधिव्यापन का भी अध्ययन किया कि अधिव्यापन दो प्रकार का होता है, रैखिक अधिव्यापन और समानांतर अधिव्यापन। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इसको जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।